महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का ये कुछ क्वेश्चन छूट गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, जिसका मैं डिस्कशन करवा रहा हूं, फिर आगे जो सेट रहेगा उससे मैं करवाऊंगा। देखो भाई, कमेंट रहने दीजिए। पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट नहीं है। कमेंट, हाँ ठीक है, बढ़ाइए ऊपर कमेंट, कोई नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन है कल्पक्कम, औरैया, तारापुर और काकरापाड़ा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। देखो भाई, इसमें औरैया जो है वो थर्मल प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये औरैया है। औरैया एनटीपीसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर है। और जो आप ये चिमनी देख रहे होंगे ये कोयला पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? कोयला पर। इसको थर्मल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो औरैया जो उत्तर प्रदेश में है यह कोयला या ताप पर आधारित विद्युत संयंत्र है, जबकि कल्पक्कम जो है वो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, तमिलनाडु में है कल्पक्कम। तारापुर आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर है, और काकरापाड़ा याद रखेंगे गुजरात के अंदर है। तो काकरापाड़ा कहां है? गुजरात के अंदर। ये भी परमाणु विद्युत संयंत्र है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, जबकि औरैया यूपी में है। और औरैया जो है वो विद्युत संयंत्र जो है कोयला पर आधारित है। ये एटॉमिक पावर प्लांट नहीं है, ये थर्मल पावर प्लांट है ना। मतलब देखो भाई, भारत में जो विद्युत का उत्पादन होता है वो या तो कोयला से होता है, नहीं तो फिर पनबिजली से होता है, और नहीं तो फिर आपका यूरेनियम से होता है। यूरेनियम से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसको एटॉमिक पावर प्लांट कहते हैं, परमाणु पर आधारित विद्युत संयंत्र। जैसे तारापुर महाराष्ट्र में जो भारत का सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन था? तो तारापुर था। जबकि कल्पक्कम कहां है? तो कल्पक्कम है तमिलनाडु में, यह भी एटॉमिक पावर प्लांट है। जबकि काकरापाड़ा ये भी एटॉमिक परमाणु पर आधारित विद्युत संयंत्र है गुजरात के अंदर। और औरैया आप जो फिगर में देख रहे होंगे ये औरैया है जो कोयला पर आधारित है, ताप पर आधारित है। और औरैया पूछेगा कि औरैया किस राज्य में है, तो आप सीधा रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर ना? चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। सब आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करके आप लोग इसका बताएंगे। चलिए नितेश जी, क्वेश्चन बहुत इजी डाल रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी मैं बढ़ाऊंगा। फर्स्ट सेट में मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड किया था, तो इतने कमेंट आ गया था कि लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मैंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, आप सारे के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी से ही सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं, आउट ऑफ रेंज नहीं है। हाँ आप जानते हैं तो ये नॉर्मल हल्का लग रहा होगा, लेकिन जो डिस्कशन में करवाता हूं वो डिस्कशन ध्यान से सुने, प्रश्न नहीं छूटेगा। खास करके ग्रुप डी में जितने भी ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं
तो वो नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर आप लोग लगाएंगे कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है। बहुत सारे लड़के का देखिए कितना गलत जवाब लड़के का आया है। इसका सही आंसर होगा मिजोरम। किन्हीं को कोई आपत्ति होगा तो वो जरूर कमेंट करेंगे इस प्रश्न पे कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ए नंबर मध्य प्रदेश लिख रहे हैं। लेकिन देखो भाई, अगर पूछेगा कि सबसे अधिक वन कहां है तो तू एमपी मार देना, सबसे अधिक वन कहां है तो मध्य प्रदेश। लेकिन यहां वन प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है तो आप क्या कहेंगे, बोलेंगे उत्तर प्रदेश। लेकिन कोई पूछेगा सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है तो आप क्या कहते हैं, बिहार। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश होगा और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा होगा, मिजोरम। इसलिए कर इसका सही आंसर आप लोग मिजोरम लगा लेंगे। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ये दर्रे हैं, आप देख रहे होंगे दर्रे से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको दर्रा से रिलेटेड सारे प्रश्न से अवगत कराऊंगा। देखो भाई, ये आपका है, दो पर्वतों के बीच आप गैप देख रहे होंगे, इसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखा जाता है, गैप या दर्रा इसको कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच जो सकरे रास्ते होते हैं उसको दर्रा कहते हैं। और पहले भी मैंने बताया था कि यह एक स्थान को दूसरे स्थानों से जोड़ने का काम करता है। अब देखो भाई, राम नरेश यादव जी बायोपिक, अच्छा ठीक है। देखो भाई, मूलिंग दर्रा, मूलिंग दर्रा कहां है तो मूलिंग दर्रा याद रखेंगे यहां उत्तराखंड दे रहा है, जेलेपला दर्रा सिक्किम, दीफू दर्रा मिजोरम और तुजू दर्रा मणिपुर। इसमें गलत कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे दीफू दर्रा जो है वो याद रखेंगे गलत है, क्योंकि दीफू दर्रा कहां पड़ता है तो दीफू दर्रा है याद रखेंगे अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा दर्रा भाई, दीफू दर्रा। जबकि मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में सही है, जबकि दीफू दर्रा मिजोरम में नहीं है, दीफू दर्रा अरुणाचल में है, जबकि तुजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में है। अब देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, जैसे बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, उसके बाद याद रखेंगे दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा। चार दर्रे अरुणाचल में हैं। कौन कौन, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, दीफू दर्रा। जबकि पूर्वोत्तर में मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा। तो मणिपुर में कौन से दर्रे हैं, तुजू दर्रा। जबकि माना, नीति और लिपुलेख, मुलिंगला, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में है। जबकि भोर घाट और थाल घाट ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है और पाल घाट दर्रे याद रखेंगे केरल में है। तो दर्रे से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रे। तो बहुत सारे प्रश्न क्लियर ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दीफू दर्रा आपसे कोई पूछेगा तो मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। देखो भाई, गाय की नहीं है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा जो नस्ल जो है इसमें कह रहा है कि गाय का नहीं है। मालवी, बचौर, देखेंगे कांकरेज और सुरती। देखो भाई, इसमें सुरती जो है वो याद रखेंगे भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। भैंस की एक उन्नत क्वालिटी की जो नस्ल होती है जिसका नाम है मुर्रा, याद रखेंगे
मुर्रा, जबकि गाय में मालवी, बचैर और कांकरेज के अलावे ध्यान रखिएगा जर्सी भी आप लोग जानते होंगे, जर्सी, साहिवाल, जर्सी, साहिवाल, ये दो महत्वपूर्ण याद रखेंगे गाय की नस्ल है। इसके अलावे मालवी, बचैर और कांकरेज, जबकि सुरती के अलावे मुर्रा भी याद रखेंगे भैंस की नस्ल है। तो इसका सही आंसर आप लोग सुरती लगाएंगे। सुरती किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। जबकि जर्सी, साहिवाल, मालवी, बचैर और कांकरेज ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा नदी परियोजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं लगभग आपको करा दूंगा आज। देखो भाई, कामेंग विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आसाम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसका सही कमेंट आप लोग करेंगे कि ये जो कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो देख रहे हैं ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? कामेंग। एक देखो भाई, कामेंग जो है ना एक नदी भी है। कामेंग, पिंटू कश्यप जी 4 बजे से क्लास चल रहा है, 4-5 लेटेस्ट में मैं आ ही जाता हूं। तो कामेंग एक नदी है जो ध्यान रखिएगा कि यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश के तरफ से आती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक हो जाती है। और इसी कामेंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो बताओ ये कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। और आपसे अगर पूछेगा कि यह किस नदी पर है तो कामेंग पर है। और कामेंग किसकी सहायक नदी भी है? तो आप कहेंगे कि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह अरुणाचल की तरफ से आती है। तो आप ये समझ गए होंगे। सी नंबर इसका आंसर है, आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया? सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां खोला गया? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कोलकाता, बंबई, कानपुर और सूरत। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां अवस्थित किया गया या कहां खोला गया? चलिए कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर होगा बंबई में। देखो भाई, अगर पूछेगा तुमसे कि पहला सूती कारखाना कहां खोला गया, बात समझिएगा। सबसे पहला सूती वस्त्र कहां खोला गया तो कोलकाता आंसर होगा। लेकिन क्या कह रहा है? सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना, तो वो हो जाएगा मुंबई, है ना। बेटा हुआ लेकिन बेटा मर गया, है ना। तो जीवित का, जैसे मान लो किसी को 5 बेटा हुआ, 1 बेटा मर गया, तो लोग क्या कहता है? 5 बेटा हुआ था, 1 बेटा मर गया। तो सबसे पहले सूती वस्त्र कोलकाता में खोला गया था, लेकिन वो असफल रहा। फिर कावजी डावर के द्वारा सफल व आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो मुंबई में खोला गया। क्लियर ना? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। जी नहीं आशीष शर्मा जी, डोभी सूरत नहीं होगा। सूरत इसलिए नहीं होगा, सूरत देखिए वर्तमान में सूरत सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। भारत में सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बंबई में होता है। बंबई के बाद अहमदाबाद, सूरत, कोयंबटूर, कानपुर, ये सारे सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र हैं। लेकिन यहां पर आधुनिक तरीके से पूछा जा रहा है
तो याद रखेंगे वो आपका कौन हो जाएगा, मुंबई होगा। ये ध्यान रखेंगे। सूती वस्त्र उत्पादन तो हर एक जगह हो रहा है, लेकिन याद रखेंगे सबसे पहला सफल आधुनिक याद रखेंगे मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे। हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम और उड़ीसा। तो अब देखो भाई, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? देखो भाई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है, तो वो देखेंगे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किन्हीं को कोई तकलीफ हो तो ये जरूर आप लोग बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग बिहार लगा लेंगे, लेकिन बात समझिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला याद रखेंगे कौन सा है राज्य, तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। बड़े मात्रा में हिमाचल प्रदेश में गांव हैं, और वो सारे गांव याद रखेंगे आधुनिक नहीं हैं, हाईटेक हैं। क्योंकि देखो भाई, अब ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो इनकम का जो मेन स्रोत है वो याद रखेंगे पर्यटन है। और पर्यटन वहीं पर डेवलप होगा जहां पर प्राकृतिक संसाधन खूब होंगे, या तो फिर आर्टिफिशियल संसाधन खूब होंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, डलहौजी नगर, धर्मशाला, शिमला, ये सारे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, और इसको संरक्षित बचाए रखने के लिए याद रखेंगे ग्रामीण इलाका का होना जरूरी है। अगर आधुनिकता बढ़ेगी तो जंगल काटना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाएंगे तो जंगल काटना पड़ेगा, और प्राकृतिक संपदा जब नष्ट हो जाएगी तो नेचुरल जो है सोर्स है वो एंड हो जाएंगे, और पर्यटक आकर्षित नहीं हो सकते। जैसे दुबई का नाम सुनते होंगे। दुबई एक आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाए गए शहर हैं, वहां पर भी लोग आते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे यहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा सघन ग्रामीण जनसंख्या है, इसलिए सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला याद रखेंगे राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है ये देखेंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर याद रखेंगे गुजरात होगा, क्योंकि गुजरात में आएंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं देख लेते हैं। गुजरात में नल सरोवर के बाद गिर नेशनल पार्क है, उसके बाद आपके नल सरोवर है। नल सरोवर और गिर दो महत्वपूर्ण कहां पर है भाई? तो याद रखेंगे आपके गुजरात के अंदर है। देखो भाई, राजस्थान में आपसे पूछेगा तो राजस्थान में जो महत्वपूर्ण है उसमें याद रखना सरिस्का के बाद केवलादेव घाना इसको बोलते हैं। फिर याद रखना रणथंभौर, ये रणथंभौर भी एक नेशनल पार्क है। तो सरिस्का, घाना, रणथंभौर पूछेगा ये राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राजस्थान में। जबकि गिरी जो शेर के लिए प्रसिद्ध है ये कहां है? गुजरात में। उड़ीसा में याद रखेंगे सिमलीपाल, मैं लेकर आऊंगा। सिमलीपाल का नाम सुने होंगे। सिमलीपाल के बाद याद रखेंगे भीतरकनिका। अब बताओ भाई, भीतरकनिका कहां है? आपसे पूछा जाएगा कि भीतरकनिका किस राज्य में है, तो बोलिएगा उड़ीसा में। सिमलीपाल कहां है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। जबकि सरिस्का, घाना, रणथंभौर ये कहां है? राजस्थान में। गिरी नेशनल पार्क कहां है? तो आप कहेंगे ये गुजरात में है। आगे फिर मैं आऊंगा तो महाराष्ट्र लेकर आऊंगा, क्योंकि नेशनल पार्क जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें 1, 2, 4, 5, 6, 10 डिस्कशन में कराते रहूंगा। चलिए आगे।
देखो भाई, एक लड़का लिख रहा है कि कल हमारे बीच दिल्ली के कोई एमएलए कोरोना पॉजिटिव हो गए, नहीं रहे। अब भाई ये निगेटिव कमेंट क्यों कर रहे हो, है ना। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग जानते हैं कि यहाँ के 4 टीचर पॉजिटिव हैं, 4 टीचर पॉजिटिव हैं, वो रेस्ट में हैं, और पॉलिटी वाले हैं, हिंदी वाले सर हैं, इंग्लिश वाले सर हैं, है ना। और फिर भी इस भयावह स्थिति में मैं आपके साथ हूं, तो केवल आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें। और जैसे ही कोरोना काल का एक दिन तो एंड होगा ही, क्योंकि कोई भी समस्या जब आती है तो उसका अंत होता है, और जब समस्या अंत होगी तो फिर आपके एग्जाम होंगे, और सिर्फ आप लोग घर पे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित रहें, और आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें और इस कोरोना से बचें। यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है। चलिए आगे, निम्नलिखित में क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत अच्छा कमेंट लड़के ने किया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे आसाम में। बहुत अच्छा जवाब आप लोग दिए, सही आंसर आसाम होगा, क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, तो याद रखेंगे आसाम में है। जबकि ध्यान रखिएगा कि आसाम में एक और है, नाम सुने होंगे काजीरंगा। काजीरंगा, तो बताओ भाई काजीरंगा कहां पर है, तो आसाम में है। काजीरंगा के बाद यहीं पर एक और है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, डिब्रू सीखोवा। डिब्रू सीखोवा, तो डिब्रू सीखोवा भी कहां पड़ता है, तो डिब्रू सीखोवा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे कहां पर हैं, आसाम में है। उड़ीसा का मैंने पहले ही बता दिया है। बंगाल में तो एक महत्वपूर्ण आप लोग जानते होंगे, बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण है सुंदरवन, याद रखेंगे सुंदरवन। तो सुंदरवन याद रखेंगे कहां पर है भाई, तो बंगाल में। सुंदरवन के अलावा यहां पर एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जालदा, यहां पर देखेंगे जालदापाड़ा। जालदापाड़ा पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे जालदापाड़ा। जालदापाड़ा और सुंदरवन पहले भी मैंने कहा था, ये इसका सही आंसर आसाम होगा। आसाम में एक मैंने कहा था काजीरंगा। काजीरंगा और कौन सा, तो डिब्रू सीखोवा। डिब्रू सीखोवा, तो डिब्रू सीखोवा और याद रखेंगे काजीरंगा कहां पर है, तो याद रखेंगे ये आसाम में है। मानस भी कहां पर है, तो आंसर आसाम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, फूलों की घाटी। देखो भाई, इसको वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, तो आप लोग बताएंगे कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो इसका सही आंसर याद रखेंगे उत्तराखंड होगा। कौन सा, तो वैली ऑफ फ्लावर जिसे फूलों की घाटी कहते हैं, किस राज्य में है, उत्तराखंड में। देख भाई, उत्तराखंड में ना एक और नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी, फूलों की घाटी, और सबसे महत्वपूर्ण तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का नाम सुने ना, जिम कार्बेट। तो राजाजी, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, ये नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कार्बेट था, जो पहले 1936 से पहले, याद रखेंगे, उसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। तो हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही था, जो अभी जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। और भारत का पूछेगा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो आप कहेंगे जिम कार्बेट। पूछेगा फूलों की घाटी कहां है, तो उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां है, उत्तराखंड। राजाजी कहां है, तो उत्तराखंड। जबकि ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दांची ग्राम कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा,
वो एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर ना? चलिए, जबकि केरल में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की मैं बात कर लेता हूं, जो पहले भी मैंने बताया था, पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क याद रखेंगे, पेरियार और शांत घाटी। तो पेरियार और शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, ये दोनों कहां पर हैं? केरल में। तो बताओ केरल में दो कौन कौन? पेरियार और शांत घाटी। पेरियार और शांत घाटी कहां? केरल में। जबकि फूलों की घाटी कहां? उत्तराखंड में। राजाजी कहां? उत्तराखंड में। और जिम कार्बेट कहां? तो उत्तराखंड में। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है नामदाफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? 93 का आप लोग कमेंट करेंगे कि नामदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में है। चलिए, हेमी सहाई नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है। हेली नेशनल पार्क कहां है? राहुल कुमार शाह जी, हेली नेशनल पार्क के उत्तराखंड में है, जो अब जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। चलिए, पेरियार और साइलेंट वैली केरल में है। चलिए, अरुण कुमार जी लिखे हैं कि नामदाफा नेशनल पार्क याद रखेंगे कहां है? कमेंट आ गया है, सही आंसर याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश होगा। तो बताओ भाई, नामदाफा नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसी से जुड़ा एक आएगा, पूछेगा दाम्फा। तो दाम्फा अगर पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं कि दाम्फा अगर पूछेगा तो मिजोरम, और अगर नामदाफा पूछेगा तो नामदाफा कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये पूरा ध्यान रखिएगा। तो नामदाफा नेशनल पार्क कहां पे? तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल में। दाम्फा कहां? तो ये दाम्फा है मिजोरम में। लेकिन एक आपसे पूछेगा मोरलेन। देखो भाई, मोरलेन, ये मोरलेन नेशनल पार्क याद रखेंगे भी मिजोरम में है। जबकि एक है मोलिंग। मोलिंग ये बहुत ही याद रखेंगे फंसाता है। अब पूछेगा कि मोलिंग कहां है? तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और मोरलेन कहां है? तो ये मिजोरम में है। नामदाफा कहां है? अरुणाचल में। और दाम्फा कहां है? तो मिजोरम में। तो बताओ, दाम्फा कहां? मिजोरम। मोरलेन कहां? मिजोरम। लेकिन मो से मोरलेन कहां? मिजोरम में। लेकिन मो से मोलिंग अगर पूछेगा तो मोलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा अरुणाचल में। और नामदाफा भी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि तुमसे पूछेगा दाम्फा कहां है? तो बोलिएगा मिजोरम में। किन्हीं को कोई दिक्कत तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका देखो भाई, इसमें 8-10 हजार लड़के जुटे हुए हैं अभी प्रेजेंट में। लेकिन 8000 में अगर एक दो लड़के भी अगर निगेटिव कोई लिखता है तो बहुत दर्द होता है। किस भयावह स्थिति में भी मैं आपके साथ अपनापन दिखा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा मैं सोचता हूं कि आपको पढ़ाने का प्रयास करूं। इस लेकर इस काल में भी आप लोग बने रहें। आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है। आपका अगर आपसे प्यार नहीं मिलता तो समझिए कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इस लेकर आपका साथ, आपका प्यार ही हमें आगे ले जाने में मदद करता है। जो भी कहेंगे वो मैं आपके लिए हर वक्त याद रखेंगे, तैयार रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, किश्तेवाड़ तो जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? देखो भाई, टाइगर, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल पार्क है, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में ये कोरोना या ये प्राकृतिक आपदा के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। आज नेशनल पार्क में पढ़ा रहा हूं तो आज मैं कुछ बोलने का मन हो गया कि आज मनुष्य ने प्राकृतिक संपदाओं और प्राकृतिक जीव और वन्य जीव को नष्ट कर दिया, और ऐसी समस्या आ गई कि वनों के संरक्षण के लिए मुझे नीति बनाई गई, वाइल्ड एक्ट अधिनियम लाए गए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम लाए गए, और हमने
लगातार विकास तो किया, लेकिन ध्यान रखेंगे विकास करने के दरमियान हमने प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक चीजों का इतना दोहन किया कि प्रकृति अब मुझसे बदला ले रहा है। और इसी का परिणाम स्वरूप ये थोड़ा सा जो आप भयावह स्थिति कोरोना देख रहे हैं, ये प्रकृति का चलाया हुआ एक, याद रखेंगे, डंडा है। हमने प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर दिया और अब जाकर हम थोड़ा अलर्ट हुए हैं और अब हम संरक्षण कर रहे हैं। तो जब तक आप प्राकृतिक चीजों को आप नहीं संरक्षित करेंगे, जब तक आप पेड़ पौधे जंगल संरक्षित नहीं करेंगे, जंगली जीव को संरक्षित नहीं करेंगे, तो याद रखेंगे स्थिति भयावह होगी। आज गांव सेफ है, लेकिन आज शहर सेफ नहीं है। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुंबई, दिल्ली का हालात आप देख रहे होंगे, बेंगलुरु, पुणे का हालात देख रहे होंगे। लोग गांव छोड़ छोड़ के इस सोच में दिल्ली पहुंचे थे, बंबई पहुंचे थे कि हम बड़े शहर में बहुत हाईटेक हो गए हैं, लेकिन जिंदगी के तलाश में बड़े शहर तो पहुंचे, लेकिन वहां अब क्या हो रहा है? मौत। क्योंकि हमने बड़े बड़े शहर तो बनाया, लेकिन हमने शहर बनाने के क्रम में यह नहीं देखा कि प्रकृति, जिसे प्रकृति ने मानव को भी बनाया और इस पृथ्वी पर सभी जीव को प्रकृति ने बनाया, लेकिन हम स्वार्थी मानव सारे जीव को नष्ट करके और सिर्फ हम रह गए। तो प्रकृति ने भी बदला लेना शुरू किया, और जब लेना शुरू किया तो ध्यान रखेंगे अब मानव कहां जाए। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रकृति को बचाना जरूरी है, पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ों को संरक्षित करना जरूरी है। आज शहरों से लोग कहां भाग रहे हैं? गांव पहुंच रहे हैं। हम तो जब गांव में गया था पिछले कोरोना में, तो मैंने देखा जो व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा था बचपन से, वो व्यक्ति गांव के शरण में पहुंचा, गांव पहुंचा हुआ था। तो आप बताओ भाई कि गांव की वो जो जिंदगी होती है वो प्रकृति की जिंदगी है, और शहर की जो जिंदगी है वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। और आज मानव बचने के लिए, याद रखेंगे, प्रकृति का सहारा लिया है, गांव का सहारा लिया है। आज कोई एसी नहीं काम कर रहा है। आज वैज्ञानिक कह रहा है कि एसी बंद करो, नहीं तो कोरोना सबसे पहले उसी को अटैक करेगा। और जब मैं गांव गया तो गांव में वो पीपल का छांव, वो तालाब, वो सरोवर, वहां पर लोग बैठकर बड़े मजे से, याद रखेंगे, इस कोरोना काल में भी गांव में जीवन, लोग सुखमय जीवन बिता रहे हैं। जबकि शहरों की स्थिति आप तो देख सकते हैं कि शहरों की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अभी मैं पटना में हूं, और पटना में हूं तो 6 बजे के बाद जब मैं गली में निकलता हूं तो भयावह स्थिति है, डर का मंजर है। तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? तो हम जिम्मेदार हैं, ये मानव जिम्मेदार है। और इस लेकर ये मानव को चाहिए कि प्रकृति को बचाए। आगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। यह समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच जाओगे ना तो नौकरी जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे, और कहता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? बिल्कुल सही जवाब आया था, कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, केबुल लामजाओ। बिल्कुल सही आंसर, केबुल लामजाओ मणिपुर में है भाई, बहुत अच्छी बात। और ये टाइगर के लिए नहीं है, टाइगर के लिए कौन है? कान्हा। कान्हा कहां था भाई? तो आप लोग जानते हैं कान्हा, जी हां, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर कहां है भाई? राजस्थान में है, टाइगर के लिए। और जिम कॉर्बेट किसके लिए है? तो ये भी याद रखेंगे उत्तराखंड में है, और ये भी टाइगर प्रोजेक्ट है। तो टाइगर प्रोजेक्ट याद रखेंगे बाघों को संरक्षित करने के लिए 73 में लाए गए थे टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि हमने बाघों को और उसके रहने वाले आवास को मैंने नष्ट कर दिया। इस लेकर 73 में बाघ संरक्षण अधिनियम लाए गए, और इन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत याद रखेंगे कई नेशनल पार्क को हमने संरक्षित करने का काम किया। और उसी संरक्षण में कान्हा, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं, जबकि केबुल लामजाओ एक टाइगर रिजर्व नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। केरल, गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक, कहां पर है? कौन सा? तो याद रखेंगे यहां पर है बांदीपुर। बिल्कुल सही जवाब आया है कि बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है। कहां पर है भाई? कर्नाटक में। कौन सा? तो बांदीपुर। तो बांदीपुर याद रखेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है? कर्नाटक में। देख भाई कर्नाटक में दो और पूछेगा। एक पूछेगा रंगनाथिट्टू, ऑक्सफोर्ड बुक में आप लोग देख लेंगे रंगनाथिट्टू, और एक है बनरघट्टा। बनरघट्टा, तो बनरघट्टा और रंगनाथिट्टू ये याद रखेंगे। और एक नागरहोल, 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 ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। रंगनाथिट्टू ऑक्सफोर्ड बुक देख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड बुक में ये दिया हुआ है रंगनाथिट्टू, बनरघट्टा, नागरहोल और बांदीपुर, ये चार महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में पूरे एक एक करके क्लियर करवाऊंगा। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रिवर प्रोजेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं बिल्कुल आपको प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो रंगनाथिट्टू, बनरघट्टा और नागरहोल के अलावे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक में चार, कौन कौन? बांदीपुर, रंगनाथिट्टू, बनरघट्टा, नागरहोल। कितना? चार। पहला कौन? रंगनाथिट्टू, बनरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर। कहां भाई? तो बोलना कर्नाटक में। क्लियर? अब कोई पूछ देगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो बोलिएगा जिम कार्बेट। किस राज्य में? उत्तराखंड में। किसके लिए? बाघ के लिए। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन, जैव मंडल रिजर्व कौन, तो बोलिएगा नीलगिरी। कौन? नीलगिरी। तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी, और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कार्बेट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो अब देखो भाई, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तू लोग बताएगा कमेंट करके। अब बताओ बताओ कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? कमेंट करके तू लोग बताएगा। तो कान्हा नेशनल पार्क का सही जवाब आ गया है। ये कान्हा नेशनल पार्क याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। अब देख भाई, एक प्रश्न तुमसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश को जो है ना टाइगर स्टेट भी कहते हैं, बाघ राज्य कहते हैं। बाघ राज्य किसको कहते हैं? कोई पूछेगा टाइगर स्टेट या बाघ राज्य किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। क्योंकि भारत में सबसे अधिक जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में है, और भारत में सबसे अधिक जंगल जब मध्य प्रदेश में है तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है, बाघ अभ्यारण्य जो है, बाघ नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? एमपी में है। तो कोई आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जंगल कहां, तो बोलिएगा मध्य प्रदेश में। कोई पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा याद रखेंगे नेशनल पार्क कहां है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। इस लेकर टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा के अलावे पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद याद रखेंगे महादेव, वन विहार, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कोई दिक्कत? चलिए पहले ही बता दिए थे कान्हा किस लिए। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। बताओ भाई, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? पेंच, मानस, नागार्जुन, जिम कार्बेट। बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए टोटल कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य कौन है? पेंच, मानस, नागार्जुन, जिम कार्बेट। तो इसका सही आंसर याद रखेंगे होगा नागार्जुन। अब देख भाई कहां कहां ये देख ले। पेंच ना, देखिए ध्यान रखिएगा, पेंच एक महाराष्ट्र में भी है और एक पेंच मध्य प्रदेश में है।
तो देख भाई, तुमसे पूछेगा कि पेंच 2 राज्यों में है, आप बोलिएगा कि 2 राज्य में है तो कैसे हो सकता है? तो पेंच जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, एक पेंच का नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच जो एमपी में है। एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है, और एक केबल पेंच जो है वो महाराष्ट्र में है। तो केबल पेंच है तो वो महाराष्ट्र में है, और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच है तो मध्य प्रदेश में है। मानस तो आप लोग जानते हैं कि मानस कहां पर है, आसाम में है। जबकि नागा अर्जुन आपसे पूछेगा तो नागा अर्जुन याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में 2 पहाड़ियां हैं, और उसी पहाड़ी के बीच में यह है एरनामल्ला। देखेंगे एरनामल्ला की पहाड़ी, और दूसरी पहाड़ी का नाम है नल्ला मल्ला की पहाड़ी। नल्ला मल्ला की पहाड़ी। तो बताओ भाई, एरनामल्ला और नल्ला मल्ला की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, और इसी पहाड़ी के घने जंगलों में याद रखेंगे नागार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, जिसे श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान को ही हम नागा अर्जुन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। और पूछेगा ये किन 2 पहाड़ी के बीच में है, तो एरनामल्ला और नल्ला मल्ला, एरनामल्ला नल्ला मल्ला। तो एरनामल्ला और नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पर है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन। जबकि जिम कॉर्बेट की बात हम कह रहे हैं, तो पहले ही मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट भी बाघ के लिए है, लेकिन यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। पेंच के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर ना? देखो भाई, ऑक्सफोर्ड तो देख रहा होगा, तो ऑक्सफोर्ड में आप लोग पेंच केवल आपको अगर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन पेंच 2 है, एक महाराष्ट्र में है और एक मध्य प्रदेश में है। केबल पेंच होगा तो वो महाराष्ट्र में है, लेकिन इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच अगर होगा तो याद रखेंगे वो मध्य प्रदेश में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भाई, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया गया है या पाया जाता है, कौन सा? दांची ग्राम। तो बताएंगे आप लोग दांची ग्राम किसके लिए है भाई? बाघ के लिए, कोबरा के लिए, तेंदुआ के लिए, हाथी के लिए। देखो भाई, दांची ग्राम जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और जम्मू कश्मीर एक क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये याद रखेंगे तेंदुआ के लिए है। ये बाघ का ही एक छोटा सा टाइप है, तो बाघ का एक छोटा सा टाइप है, और वो प्रसिद्ध है, याद रखेंगे दांची ग्राम नेशनल पार्क में। तो दांची ग्राम नेशनल पार्क का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? यह प्रश्न तो बिल्कुल हल्का है, और यह गुगली है, इस पर तो छक्का मार ही देंगे आप लोग। यह बिल्कुल गुगली गेंद है, और जिम कॉर्बेट पूछ रहा है किस राज्य में है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश। इतना मैंने बताया, इतना मैंने समझाया कि अब लड़के इतना फास्ट कमेंट करते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना फास्ट कमेंट करते हैं, और मुझे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो देखेंगे आप लोग, यहां पर देखेंगे, जी हां, चलिए यहां पर देखेंगे आप लोग कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आप लोग जानते हैं कहां पर है, उत्तराखंड में। लेकिन ये याद रखेंगे सबसे पहले ये किसके नाम से जाना जाता था? तो वेली नेशनल पार्क के नाम से, है ना, वेली नेशनल पार्क के, वेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता था। वेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से सबसे पहले ये जाना जाता था, और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। कौन सा? जिम कॉर्बेट या वेली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, और ये लगता है ये लास्ट होगा, और लास्ट याद रखेंगे, लास्ट ये 2020 का प्रश्न है। जी हां, जिम कॉर्बेट का
जिम कॉर्बेट 1936 में। बिल्कुल सही। चलिए यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा कर्नाटक, दाम्फा मिजोरम, नामेरी आसाम और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और ये 2020 में ये ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये लास्ट प्रश्न होगा। इसका आंसर मुझे चाहिए कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बुक्सा कर्नाटक, दाम्फा मिजोरम, नामेरी याद रखेंगे कहां पे? आसाम और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश। जी हां बिल्कुल सही कमेंट आ गया है। बुक्सा याद रखेंगे कर्नाटक में नहीं है। बुक्सा है कहां पर? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है। कौन सा? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। आंसर गलत है क्योंकि यहां बुक्सा कर्नाटक दे रखा है, इसलिए कर आंसर क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित ये वाला नहीं है क्योंकि बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, जबकि यहां ऑप्शन दे रखा था कर्नाटक। आंसर सही ए नंबर लगाइएगा। लेकिन तुमसे अगर कोई पूछेगा कि दाम्फा कहां है तो बोलना मिजोरम में, नामेरी कहां है? आसाम में, नामदाफा कहां है? अरुणाचल में। तो पहले भी मैंने बताया था कि नामदाफा बताओ कहां? अरुणाचल में, नामेरी कहां? आसाम में, दाम्फा कहां? मिजोरम में, और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां भाई? पश्चिम बंगाल। तो ये था ज्योग्राफी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन 1 मिनट में लगातार राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व का कुछ लगातार 1 मिनट में हाईटेक इंजेक्शन जैसे, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज सुनकर ही हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, जिम कॉर्बेट राजाजी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सरिस्का केवला देवघाना रणथंभौर और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गुजरात में नल सरोवर गिरी नेशनल पार्क बक, और याद रखेंगे कच्छ का रण। ये सारे कहां पर हैं? गुजरात में हैं। जबकि कुछ महत्वपूर्ण में भीतरकनिका, सिमलीपाल, टीकरापाड़ा ये सारे हैं उड़ीसा में। बंगाल में सुंदरवन, जालदापाड़ा, बुक्सा, टीकरा ये सारे कहां पर हैं? बंगाल के अंदर है। जबकि बांदीपुर, नागरहोल, बनरघट्टा और रंगनाथिट्टू कर्नाटका के अंदर है। जबकि याद रखेंगे पेरियार, शांत घाटी केरल के अंदर है। जबकि काजीरंगा, डिब्रू सिखोवा, मानस ये सारे आसाम के अंदर है। ब्लू माउंटेन, दाम्फा ये मिजोरम के अंदर है। मोलिंग नेशनल पार्क ये भी याद रखेंगे अरुणाचल के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण याद रखेंगे नेशनल पार्क थे, राष्ट्रीय उद्यान थे, और ये नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके वीडियो भी मैं याद रखेंगे, चूंकि 99 रुपए का एक खास टास्क मुझे दिया गया था कि आप 200 से 250 प्रश्न ऐसे लेकर जाइए जिससे लड़के का प्रश्न बन जाए। देखो भाई, ये ज्योग्राफी का ये स्पेशल क्लास है नहीं, और ज्योग्राफी का स्पेशल क्लास अगर होता तो मैं आपको वचन देता हूं कि ज्योग्राफी में मैं जिसको देख लेता हूं वो ज्योग्राफिस्ट हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, जिस पर मेरी नजर पड़ जाए और जो पढ़ लेता है तो हमसे मत पूछिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे अगर पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, तो केवल मेरा नाम पूछेगा तो बोलेगा कि ठीक है, बस है। तो इस लेकर ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन के माध्यम से 200-250 प्रश्न ही है, और उसमें मैं जानता हूं कि मैं आपको बहुत देने का प्रयास करूंगा। इस लेकर आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। ये कोई क्लास नहीं, अगर क्लास होता तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाता, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता, लेकिन इसमें डिस्कशन है। देख भाई, T20 है, हमको 13 गेंद मिला है और हमको बनाना कितना है? तो 43 रन बनाना है। तो हार्दिक पांड्या जैसा तो शॉट खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो टेस्ट मैच देखिए, ओडीआई देखिए। तो हमें दिया गया है सिर्फ एक टास्क के 250 प्रश्न ज्योग्राफी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ स्टैटिक्स जीके के आप कराइए।
तो जितना बनेगा मैं आपका टाइम ठगूंगा नहीं और बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो अब दी एंड हम करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।